Good morning, class 11th. Today I am resuming chapter 10th of political science, that is the philosophy of the constitution. In the last lecture, we were discussing about the strict separation of state and religion, and in today's lecture, we are going to continue the topic. So let's start. The conditions in India were different, and the makers of the constitution had to work out an alternative conception of secularism. इंडिया में कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कल्चर्स ओके सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको एक सेक्युलरिज्म का अलग सा ऑल्टरनेटिव डेवलप करना पड़ा दे डिपार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल इन टू वेज नाउ जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से काफ़ी डिफरेंट है इसके दो रीजंस हैं और दो तरीके हैं सो द फर्स्ट वन इज़ rights of religious groups. First, they recognized that inter-community equality was as necessary as equality between individuals. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये चीज़ लगी कि एक इक्वालिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन बिटवीन द कम्युनिटीज़ ऑल्सो जैसे कि इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा उसके साथ साथ इंटर कम्युनिटी में भी इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनस फ्रीडम एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ हिज और हर कम्युनिटी और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का फ्रीडम और जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट था कि वो कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट्स टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ such as right to establish and maintain their educational institutions. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पूरा राइट दिया है किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं ओके नाउ स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन सेकेंड सेपरेशन इन इंडिया could not mean mutual exclusion because religiously sanctioned customs such as untouchability deprived individuals of the most basic dignity and self-respect. जो सेकेंड सेपरेशन है कि इंडिया और वेस्टर्न कल्चर्स के बीच में क्या सेपरेशन है वो यही सेपरेशन है क्योंकि कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जैसे अनटचेबिलिटी है वो डिप्राइव करती है इंडिविजुअल्स को उनकी बेसिक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से वेस्टर्न कल्चर में अनटचेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं है बट इन इंडियन कल्चर दिस इज़ अ वेरी हॉस्टाइल थिंग यहाँ पर होता है अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है कि अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं तो इस वजह से हम लोग वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को नहीं अडॉप्ट कर पाए जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसके पीछे का जो थ्योरी है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नाउ 3 कोर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Our constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीइंफोर्स करता है और रीइन्वेंट करता है लिबरल इंडिविजुअलिज्म को This is an important feature and achievement because this is done in the backdrop of a society where community values are often indifferent or hostile. लिबरल इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्यों है क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटी के अलग अलग वैल्यूज़ हैं सेकेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज़ सेकेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस सबसे ऊपर क्या है जस्टिस है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज़ ओके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सोशल जस्टिस मिले और उसकी जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उनको हिंडर किए बिना इंडिविजुअल को जस्टिस मिले द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स shows how much ahead India was compared to others. और जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप कहोगे जो कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड टू दी कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स बहुत सारे अब प्रोग्राम्स बना दिए गए हैं जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए कई प्रोग्राम्स को बनाया गया है
ये चीज़ बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्कआउट करना ज़रूरी है तो उसके लिए प्रोग्राम्स भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया इज़ लैकिंग इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है, अगर कास्ट सिस्टम की जो आप कहोगे एक तरीके से इन्वेंशंस में या उसकी इम्प्रूवमेंट में अगर इंडिया में नीड है तो इंडिया उसके लिए कोशिश भी कर रही है। ओके, थर्ड, against the background of intercommunal strife, the constitution upholds its commitment to group rights. Okay, इंटरकम्युनल स्ट्राइव्स होते हैं लेकिन उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट अपनी रखता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रुप राइट्स। अगर कोई भी दो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में स्ट्राइफ हो रहा है या एक तरीके से मिसमैच हो रहा है, उसके होने के बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ग्रुप राइट्स को सबसे ऊपर रखता है, ग्रुप की जो राइट्स हैं उनको भी उतनी ही वैल्यू देता है। नाउ कमिंग ऑन टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, इसमें क्या लिखा था, दैट एवरी पर्सन ऑफ ईदर सेक्स who has attained the age of 21 is entitled to vote for the House of Representatives or Parliament. Now another good feature of a constitution is, आपको पता है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल किसी भी सेक्स का हो and has attained the age of 21 is entitled to vote for the House of Parliament or representatives. Okay, next is federalism. By introducing the articles concerning Jammu and Kashmir, Article 370, and the Northeast, Article 371, फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि कुछ आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 370 एंड 371. The Indian Constitution anticipates the very important concept of asymmetric federalism. जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ asymmetric federalism. जो हमारा फेडरलिज्म है दैट इज asymmetric और asymmetrical. Unlike the constitutional symmetry of American federalism, Indian federalism has been constitutionally asymmetric. जो अमेरिकन फेडरलिज्म है वो सिमेट्रिक है, लेकिन जो इंडियन फेडरलिज्म है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली एसिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज नेशनल आइडेंटिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बार बार इसी चीज़ पे एम्फोसिस करता है कि हमारी एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है, हर एक इंडिविजुअल की एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है. Separate electorates were rejected not because they fostered differences between religious communities as such or because they endangered a simple notion of national unity. मैंने आपको बताया था कि पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने रिजेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, इसलिए नहीं कि इससे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच का गैप और ज़्यादा वाइडन होगा, लेकिन इसलिए क्योंकि ये सिंपली नेशनल यूनिटी को भी एंडेंजर करता. ओके, Constitution sought to evolve fraternity, brotherhood, a goal dear to the heart of Dr. Ambedkar. Now, Constitution was made and the provisions for national identity were made to evolve fraternity or brotherhood. Okay, and this fraternity and brotherhood, this goal was very dear to the heart of Dr. Ambedkar. He always wanted a country with brotherhood. Okay, there should be no discrimination on the basis of caste, gender. So, Constitution just wanted to evolve fraternity or the sense of brotherhood as a goal which was dear to the heart of Dr. B.R. Ambedkar. Now, procedural achievements. Now, what are the procedural achievements that Constitution has gained? First, the Indian Constitution reflects a faith in political deliberation. जो Indian Constitution है वो पूरा faith reflect करता है political deliberation में. We know that many groups and interests were not adequately represented in the Constituent Assembly. आपको पता है कि बहुत सारे groups और interest
अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. But the debates in the assembly nicely show that the makers of the constitution wanted to be as inclusive in their approach as possible. But आपने अभी तक का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर से लेके हम अभी फिलॉसफी तक का आ चुके हैं, तो इसमें आपने देखा है कि कई बार डिबेट्स हुई असेंबली में जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को शोकेस किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो हमेशा हर एक पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते थे जो भी कमी होती थी, या रिप्रेजेंटेशंस में मान लीजिए एससीज रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, एसटी रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, वुमेन्स रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो रिप्रेजेंटेटिव बना पाए कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट, सेकेंड इज इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इट रिफ्लेक्ट्स अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन. These words compromise and accommodation should not always be seen with disapproval. अगर हम कॉम्प्रोमाइज और एक तरीके से अकोमोडेशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं देख सकते हैं. कभी कभी इन वर्ड्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव सेंस भी होता है. Not all compromises are bad. As you all know that sometimes compromises are good as well. Not every compromise has a ill effect or bad effect. If something of value is exchanged or for more self-interest, then we naturally have compromised in the bad sense. अगर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उसमें हम अपने वैल्यूज़ को भी ध्यान नहीं रखते हैं और अपने वैल्यूज़ को कम करते हुए अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तब वो चीज़ गलत है. लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उससे किसी की डिग्निटी और हमारे वैल्यूज़ को कोई भी हिंडर नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रिटिसिजम्स. 3 briefly mentioned criticisms of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्रिटिसिजम्स क्या हैं? जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? 3 बेसिस पे करते हैं. दैट इज इट इज अनवाइडली, इट इज अनरिप्रेजेंटेटिव, इट इज एलियन टू आवर कंडीशंस. Now, what is unwidely का मतलब? It is based on the assumption that the entire constitution of a country must be found in one compact document. इसलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो अनवेडली है, एंड द रीजन इज दैट ये जो एलिगेशन है ये इस बेसिस पे है कि जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा लोगों का मानना है कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए. ओके. Second is unrepresentative. Second criticism is that constitution is unrepresentative. दूसरा criticism constitution के लिए ये है कि वो unrepresentative है. We must distinguish 2 components of representation. जब भी हम representation की बात करते हैं तो हम उसको 2 components में break करके पढ़ते हैं. First is voice and the second one is opinion. Voice component is opinionally more important. People must have their own voice, not of their masters. जो वॉइस कॉम्पोनेंट है रिप्रेजेंटेशन में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की खुद की सोच होनी चाहिए, उनका खुद का वॉइस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनके मास्टर्स उनको बता रहे हैं वो वही चीज़ बोल रहे हैं. लोगों का खुद का ओपिनियन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ, एलियन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो थर्ड क्रिटिसिज्म है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एलियन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Or the conditions. Third criticism alleges that the Indian Constitution is an alien document. अब alien document क्यों बोला गया आपको पता होगा. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं, तो इसीलिए इसको एलियन डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमने वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं. ओके. और जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं या ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कल्चरल ईथोस को नहीं एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑफ द इंडियन पीपल. नाउ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
has a centralized idea of unity. Okay, so it is having a centralized idea of unity. Second is appears to have glossed over some important issues of gender justice. ऐसा माना जाता है कि gender justice के कुछ issues को ज़्यादा gloss किया जाता है. It is not clear why in a poor developing country certain basic social economic rights have relegated to the section on directive principles rather than made an integral feature of fundamental rights. और थर्ड चीज़ जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये क्लियर नहीं बताया गया है कि जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनकी जो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों बोला गया है, उनको इंटीग्रल फीचर क्यों नहीं बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स का. क्योंकि डायरेक्टिव पॉलिसीज़ में आप लोगों को मैंने बताया था कि डायरेक्टिव पॉलिसीज़ नेसेसरी नहीं है कि गवर्नमेंट माने ही माने. एंड बाय चांस अगर गवर्नमेंट नहीं भी मान रही है तो लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बिकॉज दे आर नॉट लीगल. ठीक है, उनको लीगल ऑडासिटी नहीं दी गई है. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं है कि जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो सर्टेन बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों रखा गया है, उनको एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं बनाया गया है. So that's all for this chapter. Your chapter is complete over here. I hope so you people got the chapter. If not, revisit the videos and the notes provided. Thanks for listening.